Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, Registered Nurse Officer and Director of Anwar Nursing Coaching Academy. Today we will discuss about subject क्या है, nursing theory. आज कौन से थ्योरी को हम पढ़ेंगे जी? द ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी. सही है, द ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी. और ये थ्योरी जिसने दी है, इस थ्योरी का नाम क्या है? रोज मैरी जी रेजो पारिस. ठीक है, रोज मैरी ने ये थ्योरी दी है और थ्योरी का नेम क्या है? द ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी. सही है, द ह्यूमन बिकमिंग. एज यूजुअल सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? बैकग्राउंड ऑफ द थ्योरिस्ट. कि ये थ्योरिस्ट कौन थी? बिकॉज मोस्ट ऑफ द थ्योरिस्ट एज दे आर फीमेल थ्योरिस्ट. ओके, एंड स्पेशली नर्सिंग में. तो जो रोज मैरी हैं, ये कहाँ पे पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे? सही है. तो अगर हम इसके बॉर्न्स की बात करें तो ये 1938 में पैदा हुए थे. कहाँ पे? पेंसिल्वेनिया में ये पैदा हुई थी. कब पैदा हुई थी? 1938 को. इसने बीएस नर्सिंग कब किया था उसने? 1960 में. ठीक है, डॉस्केन यूनिवर्सिटी से उसने किया था. एमएसएन उसने कब किया था? एमएस नर्सिंग में 1961. और पीएचडी कब किया था उसने? 1969 में. सही है. तो ये इसके एजुकेशनल बैकग्राउंड है. सही है. ये दोनों उसने पेट्सबर्ग से किया था. सही है, पेट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से. तो जो रोज मैरी है 1938 में ये पैदा हुई थी पेंसिल्वेनिया में. और ये उसने बीएस नर्सिंग किया था डॉस्किंस यूनिवर्सिटी 1960 में. और एमएसएन किया था 1961 फ्रॉम द पेट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से किया था. और इसी तरह पीएचडी भी उसने 1969 में किया हुआ था. ठीक है, ये जो थ्योरी है द ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी, इसको जो कॉन्सेप्ट है ना, फर्स्ट टाइम उसने दिया था 1981 में. 1981 में. लेकिन इसका नेम क्या था इन दैट टाइम? लिविंग मैन या मैन लिविंग हेल्थ के नाम से उसका ये थ्योरी इन दैट टाइम इट वाज. फिर इसका नेम बाद में चेंज हो गया. सही है. ये किस थ्योरी से ज्यादा मुतासिर थी? नाइटिंगेल से जी. यस, रॉजर जो थ्योरी है द साइंस ऑफ यूनिटरी सिस्टम. सही है. और 1992 में इस थ्योरी की नेम जो है फिर चेंज हो गया. और क्या नेम रखा गया? द ह्यूमन बिकमिंग. सही है. अगर इस थ्योरी की हम बात करें तो मल्टीपल मतलब उसकी कंट्रीब्यूशन है. तकरीबन 9 बुक्स उसने लिखे हैं नर्सिंग के रिलेटेड. 9 उसने बुक्स लिखे हैं. मोर देन 100 उसने आर्टिकल पब्लिश किए हैं. ठीक है. इसके अलावा एज अ डायरेक्टर ये काम कर चुके हैं.
एज अ प्रेसिडेंट इसने जो डिस्कवरी ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल में भी वो काम कर चुके हैं, ठीक है। मल्टीपल अवार्ड ये रिसीव कर चुके हैं, जिसमें 2 अवार्ड जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उसने हासिल की है। 2 अवार्ड इसकी क्या है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स उसने हासिल किए हैं। सही है, क्लियर? और ये कौन से टेररिस्ट से ज्यादा मुतासिर थे? रॉजर, ठीक है। बैकग्राउंड से इतना ज्यादा एमसीक्यूज नहीं आते, लेकिन उसके जो मेन एजम्पशन है, कॉन्सेप्ट है, उससे ज्यादा आते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरी कि इस थ्योरी का मतलब क्या है। कोई एक सेंटेंस में मुझे बता सकते हैं कि द ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी का मतलब क्या है, इसका कोर आइडिया क्या है? जी, एनीवन हु कैन टेल मी क्या मतलब है? देख, इसका मतलब ये है ना कि जो द लाइफ है ना, लाइफ क्या है? दिस इज अ पर्सनल जर्नी है। हर इंसान की जो जिंदगी है ना, वो एक पर्सनल स्टोरीज है। सही है। अब नर्स की क्या रोल है उसमें? नर्स का काम ये है, नर्स एज अ फिक्सर काम नहीं करते कि मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है बस उस के ऊपर वो फोकस करे और उसके ऊपर वो काम करे, बल्कि नर्स का काम क्या है? एज अ गाइड, गाइड करना आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं भी जाना है तो नर्स का ये काम नहीं है कि वो आपको हाथ से पकड़ कर वहां पे लेकर जाए। सही है। उसने आपको गाइड करना है कि आपने क्या करना है, किस तरह आपने करना है। सही है। तो अकॉर्डिंग टू जो ह्यूमन बिकमिंग थ्योरीज है, उसमें भी यही है कि नर्सिंग का मेन रोल इज नॉट अ फिक्सर, कि प्रॉब्लम के ऊपर वो फोकस करे और जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे। नहीं, नर्स का काम क्या है कि वो गाइड करे पेशेंट को। मतलब जब तक आप देख, इसमें अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ रेसिपिएंट ऑफ द केयर होगा, कि वो केयर रिसीव करेगा। मतलब हर वो इंडिविजुअल जो केयर रिसीव करेगा, दिस इज ह्यूमन। अकॉर्डिंग टू जो रोज मेरी है, वो कहते हैं नहीं, ह्यूमन वो नहीं है जो सिर्फ केयर रिसीव करते हैं, बल्कि वो को ऑथर हैं। को ऑथर का मतलब क्या है कि वो खुद भी कुछ न कुछ करेगा अपने केयर के लिए, ठीक है। जिस तरह रॉजर ने कहा था कि ह्यूमन क्या है, ह्यूमन इज एन, उसने क्या कहा था? इररिड्यूसिबल, इंड्यूसिबल, ये चीजें कही थी ना। ये रोज मेरी भी ये कहते हैं कि जो ह्यूमन है उसको आप पार्ट में डिवाइड करके आप उसको नहीं देख सकते, बल्कि उसको आपने एज अ होल कंसिडर करना पड़ेगा। क्या? एज अ होल। इसके एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट है और लेग फ्रैक्चर के साथ है, ठीक है, तो आपने सिर्फ उसको ये नहीं देखना है कि मतलब इस पेशेंट की लेग फ्रैक्चर है और आपकी सारी फोकस उसके ऊपर हो, ठीक है, बल्कि आपने उसको पार्ट में डिवाइड नहीं किया है। बिकॉज अगर सिर्फ आप इसके ऊपर फोकस करोगे कि मतलब उसको पेन की मेडिसिन आपने दे दी, उसको एमोबलाइज किया आपने, ठीक है, मतलब आपने बैक स्लैप वगैरह कुछ कर दिया, तो इसको कहते थे आपके फोकस किस चीज के ऊपर हो गया? ओनली फिजिकल एस्पेक्ट के ऊपर। लेकिन ह्यूमन बिकमिंग में आप सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट को नहीं ले सकते, आप ह्यूमन को एज अ होल लेंगे। मतलब आपने ये देखना है कि पेशेंट इसको किस तरह परसीव कर रहे हैं, पेशेंट की इमोशन क्या है, पेशेंट की फीलिंग क्या है, ठीक है, पेशेंट किस तरह वो देखते हैं, उसको किस तरह परसीव करते हैं कि मतलब उसके लाइफ जो है उसकी वजह से डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। उसको देख, लेग जो फ्रैक्चर है, नो डाउट उसकी फिजियोलॉजिकल सिम्टम होंगे, उसको पेन होंगे, डिस्कम्फर्ट होंगे, रेस्टलेस होंगे, लेकिन इसके साथ साथ उसके कुछ इमोशनल या उसकी फीलिंग भी होंगे, वो डिप्रेशन का शिकार होंगे, वो एंजाइटी। फॉर एग्जांपल, अगर वो घर में कमाने वाला एक ही बंदा है और उसको भी लेग फ्रैक्चर हो गया, तो क्या उसको ये टेंशन नहीं होगी कि अब कौन कमाएगा? बिकॉज आई वॉज द ओनली जो घर के लिए कमाई करता था और मैं अभी नहीं कर सकता, मैं ऑफिस नहीं जा सकता, मैं काम नहीं कर सकता। तो उसको देख, फिजिकल के अलावा उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही, उसके इमोशन में चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो नर्स का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करे, बिकॉज मैंने पहले कहा कि नर्स इज नॉट अ फिक्सर, कि वो सिर्फ उसके ऊपर फोकस करे कि मतलब उसकी लेग फ्रैक्चर है उसके ऊपर नहीं, नर्स ने जितनी भी एस्पेक्ट है सारे के ऊपर उसने फोकस करने हैं, ठीक है। तो ये उसका मेन कंसेप्ट है।
इस थ्योरी का, कि द ह्यूमन क्या है, अब बिकमिंग मतलब अब उसको एज अ होल ले सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन को आप इंडिविजुअल एट्स इंड्यूसिबल है, क्या है, इंड्यूसिबल है, मतलब इंडिविजुअल आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, पार्ट में आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, सही है, क्लियर यहां तक। आप इसकी जो मेटा पैराडाइम है ना, हम स्टार्ट करेंगे वहां से, क्योंकि इसकी जो मेन कॉन्सेप्ट है उसकी मेटा पैराडाइम में ही है, सही है। तो सबसे पहले उसने डिस्कस किया है ह्यूमन को, क्या, ह्यूमन को, कि अकॉर्डिंग टू हर ह्यूमन क्या है, सही है, क्योंकि ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ ह्यूमन। तो ह्यूमन क्या है, अकॉर्डिंग टू हर ह्यूमन क्या होते हैं ह्यूमन, मैंने पहले कहा कि दिस इज अ को ऑथर, क्या है, को ऑथर, आप जानते हैं ऑथर क्या है, हाँ, आप लोग जब रिसर्च करोगे ना और फिर आप लोग उसको पब्लिश करेंगे, तो इसमें डिफरेंट ऑथर्स होते हैं ना, आप लोगों ने एपीएस स्टाइल में पढ़ा होगा, ऑथर 1 2 3। तो इसका मतलब क्या है कि जो ह्यूमन है ना, ये सिर्फ केयर रिसीव करने वाला नहीं है कि वो खुद केयर रिसीव करेगा, दिस इज को ऑथर ऑफ देयर हेल्थ, मतलब ये है एक तो नर्स उसको केयर प्रोवाइड कर रही है ना, लेकिन दूसरा वो पेशेंट खुद अपना केयर खुद रखता है, ठीक है, वो को ऑथर है ह्यूमन। इसका मतलब यह है कि ह्यूमन सिर्फ रिसीव नहीं करेगा बल्कि ह्यूमन हेल्थ में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट है और वो डायबिटिक्स पेशेंट है, न्यूली वो डायग्नोस हो गया है वह डायबिटीज, अब मुझे बता दें, नर्स तो उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर वो खुद वो चीज़ें जो उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, मतलब अपनी डाइट का ख्याल रखना, एक्सरसाइज करना, ये कौन करेगा, ये पेशेंट खुद करेगा, सही है। और नर्स अगर उसको गाइड कर रहे हैं, नर्स ये काम नहीं करेगी कि मतलब नर्स उसको हाथ से लेकर और सुबह जो है मॉर्निंग में उसको वॉक करवाएगा और उसके सामने से डाइट, नहीं नहीं ये तो आप शुगर रह रही है, इस तरह नहीं है। नर्स का काम है उसको गाइड करना, सही है। और वो जो ह्यूमन है वो खुद अपने हेल्थ के लिए नर्स के साथ मिलकर काम करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। को ऑथर का मतलब है कि उसके साथ मिलकर, ठीक है। तो ह्यूमन इज नॉट ओनली अ पर्सन हु रिसीव द केयर, बल्कि ह्यूमन इज अ पर्सन हु पार्टिसिपेट इन द केयर, जो केयर में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो एक तो यह है कि ह्यूमन क्या है, अकॉर्डिंग टू रोजमेरी, दिस इज अ को ऑथर है। दूसरा क्या है कि आर इंडिविजुअल है, मैंने पहले कहा ना कि आप उसको इंडिविजुअली नहीं ट्रीट कर सके, ठीक है, इनविजिबल है, इनविजिबल या अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल। ये बात किसने किया था पता है, हाँ, रॉजर ने ये बात की थी। ये सारे खराब है, जी, एन एवर चेंजिंग। देख, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने पहले कहा कि इंडिविजुअल, इनविजिबल का मतलब क्या है कि आप उसको पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आपने ह्यूमन को एज अ होल लेना है, क्या है, एज अ होल लेना है। फॉर एग्जांपल, मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। एक पेशेंट है, एल्डरली पेशेंट है, ओल्ड एज पेशेंट है, रिसेंटली उसकी वाइफ जो है उसकी डेथ हो चुकी है, सही है, और उसने रिफ्यूज कर दिया है कि मुझे खाना नहीं खाना है। तो यहां पे एज अ नर्स आपने सिर्फ ये नहीं देखना है कि मतलब आप उसके पास जाएंगे और आप कहेंगे कि आप खाना नहीं खाओगे तो आप वीक हो जाओगे, आप बीमार हो जाओगे, आप कौन है कि आपकी केयर रखेगा, ठीक है, आपने उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप उसकी एक एस्पेक्ट को देख रहे हैं ना, कि अगर वो खाना नहीं खाएंगे तो वो बीमार हो सकता है, फिजिकल चेंजेस आ सकते हैं उसमें, उसकी एनर्जी जो है वो कम हो सकते हैं, काम नहीं कर पाएगा, सही है। आप सिर्फ एक एस्पेक्ट को देख रहे हैं, नहीं, आपने एज अ होल देखना है, अपने जाना है, अपने पेशेंट के पास बैठना है, ठीक है, अपने पेशेंट से उसकी वाइफ के बारे में पूछना है कि कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर वाइफ,
क्योंकि उसकी दिल में बहुत कुछ है जो बताना चाहते हैं, ठीक है। तो वो कहानी शुरू कर देते कि वो तो बहुत अच्छी थी और वो मेरी इतनी ख्याल रखती थी, ये वो, तो उसकी दिल की जितना भी आप कह सकते हैं ना बोझ था, वो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। उसकी जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, वो सारी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इसके बाद अगर आप उससे कहते हैं चलो खाना खा लेते हैं, ठीक है, अब वो आसानी से उस खाने को क्या करेगा, खा लेगा। सही है। तो मतलब ये है कि आप उसको पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने फ्रैक्चर की बात की कि आप सिर्फ उसकी फिजिकल एस्पेक्ट को नहीं देख सकते, आपने पेशेंट को एज अ होल लेना है। पेशेंट को आपने कभी भी डिवाइड नहीं करना है पार्ट में, और सिर्फ एक पार्ट के ऊपर अपनी फोकस नहीं करना है। आपने उसकी फिजियोलॉजिकल, आपने उसकी साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, ये सारी जितनी भी कल्चर, जितने भी एस्पेक्ट है, सबको देखना है। सही है, क्लियर है। जिस तरह अगर एक पेशेंट है और उसने तावीज बांधा हुआ है, सही है, तो आप डायरेक्ट उसके ऊपर फितवा नहीं लगाओगे कि मतलब ये तो मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, आप इसको क्यों पहन रही है, कि आपके जो है अल्लाह ताला के ऊपर यकीन नहीं है, आप ये क्यों कर रहे हो। मतलब ये नहीं, आपने उस ये दिस इज वन एस्पेक्ट है, क्या है ये, उसके वन एस्पेक्ट है, और वो क्या है, स्पिरिचुअल है। आपने और एस्पेक्ट से भी उसको देखना है। तो आपने जो ह्यूमन है, इट्स नॉट इनविजिबल, आप उसको पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, एंड एवर चेंजिंग। एवर चेंजिंग का मतलब क्या है कि ह्यूमन कभी स्टैटिक नहीं है, कभी खुश, कभी खुशी, कभी गम, कभी बीमार, कभी हेल्थी, ठीक है। मतलब चेंज होते हैं ना। आपके मूड क्या स्टैटिक मूड है, डायनामिक है ना। ये जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं मोस्ट, अब ये कॉन्सेप्ट हम रॉजर में डिस्कस कर चुके हैं मोस्ट ऑफ ये कॉन्सेप्ट। अब इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब दिस इज द रिपीटिशन, सही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ह्यूमन है ना, वो हमेशा चेंजेबल है, वो स्टैटिक नहीं है। उसके मूड चेंज हो सकते हैं, ठीक है, उसके स्टैटिक जो स्टेट है, स्टेटस है, वो चेंज हो सकते हैं, उसके हेल्थ स्टेटस चेंज हो सकते हैं। क्लियर या नहीं है, ठीक है। थर्ड नंबर पे वो क्या कह रही है कि ह्यूमन क्या है, आर इन अ कंटिन्यूस म्यूचुअल प्रोसेस विद द यूनिवर्स। ह्यूमन आर इन अ कंटिन्यूस म्यूचुअल प्रोसेस विद द यूनिवर्स। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था पता है? बिल्कुल, इमोजिंग किंग ने भी दिया था, और एक और ने भी दिया था, बेटी न्यूमान ने भी ये दिया था। जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो कंटिन्यूअसली म्यूचुअल इंटरेक्शन में है एनवायरनमेंट के साथ। जिस तरह एनवायरनमेंट होंगे ना, उसका डायरेक्टली उसका इफेक्ट उसकी हेल्थ पे होगा। क्लियर। हम कहते हैं ना कि माहौल जो है वो असरअंदाज होता है इंसान के ऊपर। जब आप ऐसे फ्रेंड के साथ बैठते हैं, उठते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, जो चोरी करते हैं, तो घर में आपकी जो बड़े होते हैं वो आपको मना करते हैं ना। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग तो आप नहीं करते हैं ना, आपके फ्रेंड करते हैं, तो क्यों आपको मना करते हैं? उसका असर हो सकता है ना, बिकॉज आपकी उसके साथ इंटरेक्शन में हो कंटिन्यूअसली। एक दिन आप भी कहोगे मुझे भी दे दो एक क्या कहते हैं उसको, एक कश, दम। सही है। तो एक बार तो आप मजे के लिए ये चीज करोगे, बट फॉर द सेकंड एंड थर्ड टाइम फिर आप हैबिचुअल हो जाओगे। सही है। तो मतलब जो ह्यूमन है वो कंटिन्यूस म्यूचुअल प्रोसेस। म्यूचुअल क्यों है? आपकी वजह से आपकी एनवायरनमेंट इफेक्ट हो सकते हैं, और एनवायरनमेंट की वजह से आप इफेक्ट हो सकते हैं। क्लियर। अगर आप बहुत ज्यादा शोर करते हो, जो एनवायरनमेंट है वो इफेक्ट नहीं होगा, है ना, ठीक है। या अगर आप ऐसी एरिया पे काम करते हो जहां पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो क्या उसकी वजह से एनवायरनमेंट इफेक्ट नहीं होगा, और उस एनवायरनमेंट के ऊपर से आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। तो ह्यूमन जो है ना, ये तीन क्वालिटी है। पहले क्या है कि को आतर है, मतलब पार्टिसिपेंट है, इट्स नॉट ओनली द रेसिपिएंट ऑफ द केयर, वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड क्या है, आप उसको पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, आपने ऐसा होल डील करना है। और थर्ड क्या है कि वो कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन में है विद द एनवायरनमेंट एंड कैन इफेक्ट
environment, and the environment can affect the health of the individual. Clear? यहाँ तक क्लियर है? तो human according to him and short in one sentence is a co-author of their health. सही है? सेकंड नंबर पे क्या है जी? हेल्थ. अब हेल्थ क्या है? व्हाट इज हेल्थ जी? व्हाट इज हेल्थ? आप ना डिफिनेशन बता रहे, चलो WHO का बता रहे. हेल्थ क्या है? देख, इसके आसान अल्फाज में मैं अगर आपको बता दूं ना कि रोज मेरी ने हेल्थ के बारे में क्या कहा है. उसने क्या है कि हेल्थ एज एवरी इंडिविजुअल जो है ना उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है. क्या है? पर्सनल एक्सपीरियंस है. कि आप हेल्थ को किस तरह परस्यू करते हैं, आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है इसके बारे में. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देख इट्स नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ की बात नहीं हो रही. बिकॉज अगर मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ तो क्या मुझे डिजीज़ है? नहीं है ना. अगर आप मेरे टेस्ट करवा देंगे सारे बिल्कुल क्लियर होंगे, वाइटल साइन चेक करें सारे ठीक होंगे, फिर भी मैं कह रहा हूँ आई एम नॉट गुड, मैं ठीक नहीं हूँ. जिस तरह हम इलनेस की बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव फीलिंग, बिकॉज इट्स माई एक्सपीरियंस. अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो इट्स मीन आई एम नॉट अ गुड. सही है? क्लियर? तो ये हेल्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू रोज मैरी, हेल्थ इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस है एवरी इंडिविजुअल. दिस इज वन सेंटेंस एक्सप्लेनेशन में मैं बता रहा हूँ. सही है? बाकी क्या है कि हेल्थ इज अ पर्सनल एवर ऑन फ्लोटिंग फ्रासिस है, नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज. मैंने कहा ना कि दिस इज योर पर्सनल एक्सपीरियंस है, इट्स नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज. क्योंकि इसमें तो डिजीज नहीं है ना. अगर मैं फटीग फील कर रहा हूँ तो क्या ये डिजीज है? नहीं है, फिर भी मैं ठीक नहीं हूँ. दूसरा क्या है कि बिकमिंग इज अ ह्यूमन इन कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन. देख, दूसरा क्या है? एक तो यह है कि हेल्थ क्या है? इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस है. दूसरा क्या है जी? कि हेल्थ जो है इज अ कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन है. क्या है? क्या मतलब है इसका? ट्रांसफॉर्मेशन है, कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन जी. देख, ये स्टैटिक नहीं है. मतलब हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि सारी जिंदगी आप एक ही सिचुएशन में होंगे, नहीं. ये चेंजेबल है. क्या है? चेंजेबल है. कभी हेल्थ, कभी डिजीज, कभी हेल्थ, कभी डिजीज. ठीक है? तो हेल्थ से आप डिजीज की तरफ और डिजीज से आप हेल्थ की तरफ. तो ये क्या है? दिस इज अ कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन है. सो हेल्थ इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस है, हेल्थ इज अ कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन है. सही है? हेल्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू रोज मैरी, ये कह रही है ना कि हेल्थ क्या है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द पर्सन. क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द पर्सन. ठीक है? पर्सन वो डिटरमाइन करेंगे, नॉट एक्सटर्नल स्टैंडर्ड. क्या मतलब है इसका? कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कौन डिफाइन करेगा कि मेरी जो लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि आपकी जो लाइफ है उसकी क्या क्वालिटी क्या है? ये सब्जेक्टिव फीलिंग है. ठीक है? ये एक्सटर्नल कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि इस स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर आप लाइफ गुजारोगे तो दिस इज क्वालिटी ऑफ लाइफ. नो, इट्स योर सब्जेक्टिव फीलिंग. कभी कभार आपके पास कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप सबसे ज्यादा अपने आप को सबसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान समझोगे, सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड होगी कि अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिए हैं. कभी कभार आपके पास बहुत कुछ होंगे लेकिन यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड. सो अकॉर्डिंग टू, अगर स्टैंडर्ड की बात करें ना, अगर आप कहते हैं कि नहीं जिसके पास पैसा हो
तो दिस इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो सबसे ज्यादा अगर आपने पैसे वालों देखे हैं ना वो कुछ खा सकते हैं, न पी सकते हैं, न घूम सकते हैं, न एंजॉय कर सकते हैं, न खेल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो उसकी लाइफ काफी रिस्ट्रिक्टेड लाइफ होते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं ना, अगर मैं चाहूं तो मैं हर जगह जा सकता हूं विदाउट एनी प्रोटोकॉल। लेकिन अगर शहबाज शरीफ चाहे तो क्या वो देर आ सकता है अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से ये जो होटल है उसमें खाना खा सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है या मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ में अच्छी है? मैं जिसके साथ चाहूं मिल सकता हूं, मैं जिसके साथ चाहूं बात कर सकता हूं, मैं जहां भी चाहूं घूम सकता हूं, मैं जहां भी चाहूं सो सकता हूं, लेकिन वो नहीं कर सकते। हजार कैमरे उस बेचारे की इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है, वो किसी से चुप के नहीं मिल सकती। सही है। तो मतलब ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कोई एक्सटर्नल स्टैंडर्ड नहीं है कि अकॉर्डिंग टू देम आप कह सकते हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। क्वालिटी लाइफ जो है ये आप खुद डिसाइड करोगे फॉर योर सेल्फ। सो दिस इज अ सब्जेक्टिव फीलिंग। तो अकॉर्डिंग टू रोजमेरी, हेल्थ क्या है? एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस है, दिस इज अ कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द पर्सन, नॉट एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। क्लियर? इसके एक और एग्जांपल भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन चलो ज्यादा एग्जांपल फिर आप लोग बोर हो जाते हैं। अच्छा, अब नर्सिंग क्या है? नर्सिंग बहुत आसान है क्योंकि नर्सिंग तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नर्सिंग क्या है? नर्सिंग focuses on true presence। मैं इसके एक सिंपल एग्जांपल आपको बता देता हूं। इसमें आप फुली एंगेज होते हैं with the patient without any judgment। इसमें नर्स का जो रोल है ना, नर्स रोल इज नॉट अ फिक्सर। फिक्सर की रोल नहीं है आपके। आपके रोल क्या है? गाइड, गाइडनेस। सही है। देख, इसका मतलब ये है ना कि नर्स जो है, जिस तरह हमने रॉजर की थ्योरी में भी कहा था कि नर्सिंग का मतलब ये नहीं है कि यू डू फॉर योर पेशेंट, बल्कि यू विल डू विद योर पेशेंट। सही है। आपने क्या करना है? एंगेज करना है पेशेंट के साथ विदाउट जजमेंट। मतलब आपने डिसीजन, आपने सोच, आपने उसके ऊपर इम्पोज नहीं करना है। आपने उसको सिर्फ बताना है, वो खुद करेगा, आपने उसको गाइड करना है। सही है। और मैंने कहा कि नर्स सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करेगा, फोकस ऑन द ट्रू प्रेजेंस। कि मतलब वो अपने आप को इस तरह परसीव करेगा ना कि आई एम हियर। आप पेशेंट को ये एश्योर करोगे कि आई ऑलवेज बी हियर फॉर यू, मैं यहां पे आपके लिए मौजूद होऊंगा। ट्रू प्रेजेंस के ऊपर अपनी फोकस करना है कि पेशेंट को ये यकीन हो जाए कि मैं यहां पे अकेला नहीं हूं, यहां पे कोई है जो मेरा ख्याल रखेगा। क्लियर? तो नर्सिंग का रोल क्या है? इज अ गाइडनेस, नॉट इज अ फिक्सर। और नर्सिंग क्या है? ट्रू प्रेजेंस है। कि मतलब आप वाकई पेशेंट को यकीन हो कि कोई है मेरे ख्याल रखने वाला। सही है। अब हम बात करेंगे एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या है जी? व्हाट इज एनवायरमेंट जी? एनवायरमेंट क्या है? दिस इज सिंपल। अगर एक वर्ड में हम उसको एक्सप्लेन करें
तो दिस देयर इज अ म्यूचुअल connection, yeah, there is a mutual interaction between the human beings and the environment. और इसमें क्या है, रेमिटिसिटी है. रेमिटिसिटी का मतलब क्या है कि बोथ कैन इफेक्ट ईच अदर. ठीक है, इस एनवायरमेंट क्या है, म्यूचुअल इंटरेक्शन है. ठीक है, ह्यूमन और उसकी जो बैकग्राउंड है या सराउंडिंग है. ठीक है, और इसमें क्या है, रेमिटिसिटी है. रेमिटिसिटी का मतलब क्या है, रेमिटिसिटी का मतलब क्या है कि बोथ कैन इफेक्ट ईच अदर. जिस तरह एनवायरमेंट होगा इस तरह आपकी हेल्थ होगी. अगर आप, मैं इसके एग्जांपल दे देता हूं कि आजकल बहुत ज्यादा टेंशन है हमारे इलाकों में. किस चीज की, ऑपरेशंस की. यहाँ पे क्या है, अमन नहीं है, बदअमनी है. तो आप मुझे ये बता दें, जितने भी लोग हैं, जिस एज से भी उसका ताल्लुक है, जिस जेंडर की भी साथ है, क्या वो सारे रिलैक्स हैं? नहीं है ना. हर किसी को कुछ ना कुछ टेंशन है. ठीक है, ऊपर से अगर कोई हेलीकॉप्टर आते हैं तो सारे डर जाते हैं. मतलब क्या होगा, सही है. तो बिकॉज ये एनवायरमेंट के साथ आपके इंटरेक्शन है. लेकिन अगर आप यहाँ से जाएंगे इस्लामाबाद या पेशावर तो ये एनवायरमेंट कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे. यहाँ पे जो असर था आपके ऊपर एनवायरमेंट का, वहाँ पे नहीं होगा. ठीक है, तो ये म्यूचुअल, इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ. कुछ लोग हॉस्पिटल में जब हम उसको एडमिट करते हैं ना, कि आप एडमिट हो जाए वार्ड में, तो हॉस्पिटल के एनवायरमेंट उसके लिए जेल से कम नहीं होते. वो आपको रिक्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर साहब अगर हम घर जाए और हम घर पे खुद इंजेक्शन लगा दे तो क्या ठीक नहीं होंगे? क्यों? वो कौन से एनवायरमेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं, होम एनवायरमेंट को, एज कंपेयर टू द हॉस्पिटल एनवायरमेंट. और कुछ लोग आ जाते हैं ना, आपको रिक्वेस्ट करेंगे यार मुझे एडमिट कर दें. क्यों? वो होम एनवायरमेंट से ज्यादा प्रेफर करते हैं हॉस्पिटल एनवायरमेंट को. सही है. सो ये एक म्यूचुअल, देख अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में मतलब वो रिलैक्स नहीं है तो उसकी रिकवरी में ज्यादा टाइम लगेंगे, क्योंकि उसको हर चीज से एलर्जी है. नर्स से उसको एलर्जी है बहुत कम. ठीक है, डाइट से एलर्जीज होते हैं उसको. मतलब इसके अलावा इंजेक्शन से एलर्जी है, मेडिसिन से एलर्जी है, हॉस्पिटल जो स्मेल है उससे एलर्जिक है. ठीक है, एलर्जी इट नॉट द सेंस आपकी उसको रेशेस हो जाते हैं, मतलब बोरिंग है उसके लिए. ठीक है, तो वो जल्दी ठीक नहीं हो सकते. कुछ लोग इंजॉय करते हैं. आप बेड में भी देखो ना, वो लड्डू खेलते हैं. सही है, ऐसा ही है ना. ठीक है, तो मतलब जिस तरह आप एनवायरमेंट है उसी तरह उसकी आपके हेल्थ के ऊपर उसका असर हो. सही है, क्लियर यहां तक. अब हम बात करेंगे इसके 3 मेन थीम्स के ऊपर, या आप कह सकते हैं कि इसके जो मेन एजम्पशन है इस थ्योरी की. 3 मेन एजम्पशन है या 3 मेन, जी जो पारस है ना, पारस, उसने एक मॉडल पीस किया था, ह्यूमन बिकमिंग मॉडल. ठीक है, ह्यूमन बिकमिंग मॉडल में उसने 3 मेन थीम्स दी थी. क्या 3 थीम्स, या आप उसको एजम्पशन भी कह सकते हैं. जो मेगा मार्ट है ना, मेगा मार्ट, ठीक है, ये 3 मेन उसने थीम्स दी थी. द फर्स्ट वन इज एम. एम का मतलब क्या था, मीनिंग. एम का मतलब क्या है, मीनिंग. आर का मतलब क्या है, रिमेटिसिटी. आर का मतलब क्या है, रेटिबिसिटी. और टी का मतलब क्या है, ट्रांसेंडेंस. इसका मतलब क्या है, इन तीनों को अभी अलग अलग हम डिस्कस करेंगे. मीनिंग का मतलब क्या है,
जी, मीनिंग का मतलब क्या है? जिंदगी में कोई मकसद नहीं। यहां पे क्या मतलब है, ये तो आप मुझे वो मीनिंग बता रहे हैं ना, डिफिनेशन। मीनिंग में भी, मीनिंग का मतलब है ना ह्यूमन डिग्निटी, या सिंपल आप उसको कह सकते हैं योर पर्सनल स्टोरी। ठीक है, योर पर्सनल स्टोरी। आप किसी चीज को किस नजर से देखते हैं, ठीक है, मीनिंग। इसके अंदर थ्री सब कॉन्सेप्ट आते हैं। मीनिंग के अंदर कितने हैं? थ्री सब कॉन्सेप्ट हैं। एक है इमेजिंग, दूसरा है वैल्यू, वैल्यू देना, और तीसरा है लैंग्वेजेस। सही है। मीनिंग को आप कह सकते हैं कि दिस इज अ ह्यूमन डिग्निटी और पर्सनल स्टोरी। आपकी जो पर्सनल स्टोरीज है उसमें कितने थ्री कंसेप्ट हैं? एक कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? इमेज, इमेजिंग। दूसरा क्या है? वैल्यू। तीसरा क्या है? लैंग्वेज। देख, इमेजिंग का मतलब क्या है? इमेजिंग का मतलब क्या है? परसीविंग। आप किसी चीज को किस तरह परसीव करते हो? ठीक है, इमेज आप अपनी माइंड में रखिए। इमेजिंग, आप किसी, आपके माइंड में हर चीज के बारे में कोई इमेज होगा, गुड और बैड। उस इमेज के मुताबिक आप इस चीज को वैल्यू दोगे। ऐसा ही है ना। अगर आपके माइंड में किसी चीज के बारे में, फॉर एग्जांपल, अगर दो चीजें मैं आपके सामने रख दूं, एक आपको मैं दे दूं 1 लाख रुपए, और एक आपको मैं दे दूं ये मार्कर, दोनों आपके सामने रख दूं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इमेजिंग विच वन इज बेटर। ठीक है, तो जो बेस्ट है, अगर आपके माइंड में जो मनी है ना उसकी वैल्यू ज्यादा है, सो देन यू विल सेलेक्ट द मनी। अगर आपके माइंड में इस मार्कर की वैल्यू ज्यादा है, आपको कहते कि नहीं, मतलब ये तो इसका मतलब है कि आप मुझे नॉलेज दे रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, अगर आप इसको ज्यादा वैल्यू दोगे, सो लैंग्वेज का मतलब है आप इसके बेस पे फिर आप डिसीजन लेते हैं। आप किसी चीज को एग्री करते हैं या डिस एग्री करते हैं। लैंग्वेज वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अगर आप मुझे कहते हैं कि मुझे मनी दे दे, सो दिस इज अ वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आप इशारा करते हैं कि दिस वन, सो दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बट आप किसी चीज को जब भी कोई मीनिंग देते हैं ना, मीनिंग, अहमियत देते हैं, तो किस चीज के ऊपर देते हैं? सबसे पहले इमेजिंग। इमेजिंग में आप परसीव करते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किसी चीज को किस तरह परसीव करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडिविजुअल है और उसको कोई डिजीज हो जाते हैं, आप उस डिजीज को किस तरह परसीव करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, खुदा न खास्ता अगर कोई इंडिविजुअल है उसको कैंसर हो जाते हैं, तो किस तरह उसको परसीव करते हैं? दो सिचुएशन होते हैं ना। एक ये कि चलो ये तो बीमारी है, ठीक है, और ठीक हो जाएंगी, मतलब आप उसको पॉजिटिवली ले रही है। मैं अपना अपना सेहत के लिए आप कुछ करते हो ना, देन आप मेडिसिन भी लेते हो, आप हॉस्पिटल भी जाते हो, आप एक्सरसाइज भी करते हो। आप इस तरह भी परसीव करते हैं कि कैंसर की तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं, मैं हॉस्पिटल क्यों जाऊं, इसका क्या फायदा, क्या मैं ट्रीट हो सकता हूं? नहीं हो सकता, कैंसर में तो कुछ नहीं हो सकता। अब दोनों परसेप्शन है। एक में आप किस चीज को, हॉस्पिटल को वैल्यू दे रही है, अपने हेल्थ को वैल्यू दे रही है क्योंकि आपने पॉजिटिवली परसीव की है। दूसरे में आप वैल्यू नहीं दे रही बिकॉज आपने नेगेटिवली उसको परसीव किया हुआ है। ठीक है, तो जब भी मीनिंग अकॉर्डिंग टू जो रोज मेरी है, हेल्थ भी उसके हिसाब से यही है कि आप हेल्थ को सबसे पहले, आप हेल्थ को किस तरह देखते हैं अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट्स अ हेल्थ। लोग कहते हैं ना, मुझे वो याद नहीं, लेकिन हाँ, ईद से पहले जो है ना, आजकल बारिशें बहुत कम होती हैं, बहुत ज़्यादा और ईद के दिन जब भी ईद हुआ करता था ना, एंड दैट डेज रेनिंग, बारिश हुआ करती थी, तो रात को जो है ना हम अक्सर उठते थे ना, डायरेक्ट आसमान की तरफ देखते थे ना कि मतलब बादल है या नहीं है, ये वगैरह। तो अक्सर जो हमारी दादी थे वो कहते थे कि
रोग सूरत अख्तर दे, ठीक है, मतलब क्या करना है, बस आप ठीक हो, हेल्थी हो, सो दिस इज ईद। हम उसका मजाक उड़ाते थे ना कि अब देखो रोग सूरत अख्तर है, ईद कभी कभी आता है और हम तो हर रोज हेल्थी होते हैं ना। लेकिन जब हम खुद बीमार हो जाते हैं ना, फिर हमें पता चलता है कि वाकई जो सेहत है ना, वो सबसे ज़्यादा कीमती दौलत होती है, ठीक है। तो ये जो है ना, हेल्प आप किस किस सेंस में परसीव करते हैं। आपके अगर आपके अकॉर्डिंग टू यू हेल्थ कुछ भी नहीं है, तो आप ना बैलेंस डाइट लोगे, न कभी एक्सरसाइज करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, उसके लिए कोई ऐसा काम आप नहीं करोगे जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इंप्रूव हो। क्यों? क्योंकि आप हेल्थ को सही परसीव नहीं कर रहे हो। परसीव नहीं कर रहे हो तो उसको आप वैल्यू नहीं दे रहे हो, वैल्यू नहीं दे रहे तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये ऐसा है, इमेज का मतलब है परसीव। अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन यू विल गिव वैल्यू, एंड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू यू विल टेक डिसीजन, यू विल बी एग्री और यू विल बी डिसएग्री। क्लियर या क्लियर नहीं है जी? सही है। इसके एक एग्जांपल हॉस्पिटल के साइड से कोई बता सकते हैं? हॉस्पिटल की साइड से जो मीनिंग है उस पर कोई एग्जांपल बता सकते हैं, या एजुकेशन के लिहाज से, क्लास के लिहाज से कोई बता सकते हैं? यार बहुत आसान है ना। मैडम ने अनाउंस किया है कि कल आप लोगों के टेस्ट होंगे। क्या होगी? टेस्ट होंगे। आप इसको किस तरह परसीव करते हो? सबसे पहले, क्योंकि आप टेस्ट को मीनिंग किस तरह दोगे, ठीक है, आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस स्टोरी। सबसे पहले आप इमेजिंग की तरफ आओगे, परसीविंग, कि ये जो अनाउंसमेंट है ना, कल आप लोगों के टेस्ट होंगे, इसको आप किस तरह परसीव कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ऐसे है जो एज अ रूटीन एक्टिविटी उसको परसीव करते हैं। ये तो रोज होते हैं ना, जब चैप्टर खत्म हो जाते हैं तो टेस्ट है, ठीक है, ये रूटीन की बातें हैं, मतलब उसके लिए कोई, तो उसने इस चीज़ को एज अ रूटीन एक्टिविटीज उसने परसीव किया। क्या वो उसके लिए स्टडी करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि वो तो एज अ रूटीन, तो क्यों? क्योंकि उसने जो परसीव किया है एज अ रूटीन एक्टिविटीज, तो वो उस चीज़ को इतना वैल्यू नहीं दे रहे कि ये तो रोज होते हैं, मिड टर्म में भी ऐसे भी फिर देखा जाएगा, मिड टर्म के लिए हम स्टडी करेंगे, अब इसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। अब एक और स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उस वैल्यू की बेस पे उसने एंड में स्टडी किया नहीं किया, सो दिस इज लैंग्वेज एक्शन, दिस इज द एक्शन। अब एक और स्टूडेंट है, वो कहते हैं कि आज इस चैप्टर में टेस्ट है, ठीक है, वो उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई और स्टूडेंट मुझसे आज समार्ट ले ले, ठीक है, तो वो घर जाते हुए बस उसको ओपन कर देते हैं, उसको टाइम देते हैं, उसको स्टडीज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने परसीव किया है इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, और इसकी बेस पे वो उसको वैल्यू दे रही है। सो दे आर लैंग्वेजेस, दे आर स्टडिंग, ठीक है, इट्स एक्शन। तो ये आपके ऊपर है कि आप किसी चीज को किस तरह परसीव करते हो, कितना वैल्यू देते हो आप किसी चीज को, और इसके ऊपर फिर कितना आप एक्शन करते हो, ठीक है। इसी तरह अगर एक हमारे साथ हॉस्पिटल में दो पेशेंट एडमिट हैं, दोनों का प्लान है कि कल सर्जरी होंगी। क्या होगी? सर्जरी, एपेंडेक्टमी होनी है दोनों की। एक पेशेंट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा कह रहे यार क्या होगा पता नहीं, जब एनेस्थीसिया दिया जाएगा ना, मतलब फिर मैं वापस होश में आऊँगा या नहीं आऊँगा, ठीक है, मैं ठीक हो जाऊँगा या नहीं, ऐसा तो नहीं मैं मतलब जिस तरह अब मैं काम करता हूँ इस तरह मैं काम कर पाऊँगा या नहीं। तो वो जो इमेजिंग है ना, वो क्या है कि उसको बहुत ज़्यादा फेयर है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, सोच है बहुत ज़्यादा, उसको इस बेस पे वो वैल्यू दे रहे बिकॉज दिस इज अननोन थिंग फॉर देम। पहले उसने कभी सर्जरी नहीं की है, और इसकी बेस पे अगर आप देखें ना तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के साथ है, उसके लैंग्वेज से आपको जाहिर है बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है उसका, बहुत ज़्यादा एंजाइटी के साथ है, सारे साइन सिम्टम उसमें है, ठीक है। और दूसरा उससे बेड के साथ दूसरा पेशेंट है जो, और ये पेशेंट जो है ना, इसको किस तरह आप वो ऑब्जर्व करोगे, ये किसी के साथ बात नहीं करेगा, खाना उसके सामने पड़ा है लेकिन वो नहीं खा रहा, ठीक है, बस आसमान की तरफ देख रहा है और
अपने साथ जो है ना कुछ सोच रहा है वगैरह वगैरह। दूसरा पेशेंट है उसके सामने वाले बेड पे, उसके पे एपेंडेक्टमी होने हैं, लेकिन वो कह रहे हैं आजकल एपेंडेक्टमी भी कोई ऑपरेशन है, ये तो बच्चे भी कर सकते हैं, ये तो बाहर मुल्क में जो हेल्थी लोग होते हैं ना उसको भी लोग करवा देते हैं। तो उसकी कंसेप्ट ये है, उसकी परसेप्शन ये है कि दिस इज नथिंग सीरियस। ये आजकल डॉक्टर के पास अगर कुछ भी ना होना तो वो कहते हैं एपेंडेक्टमी कर दो, एपेंडेक्टाइटिस है, ठीक है। तो वो परसीव कर रहे हैं नॉट सीरियसली, वो उसको वैल्यू नहीं दे रहे। वो अगर आप उसको देखोगे ना लैंग्वेजेस में, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक ये वो, ठीक है, हाँ बस बाहर से खाना मंगवा लो, ये कर लो वो कर लो, इंजॉय कर रही है। तो समझ आ रही है यहाँ? अभी भी नहीं आ रहे तो क्या करूं। सेकंड वन क्या है जी? सेकंड वन है रेटिमेसिटी जी। रेटिमेसिटी का मतलब क्या है जी? रेटिमेसिटी का मतलब क्या है? योर रिलेशनशिप। ये किस चीज से निकला है? रेदम से। किस चीज से निकला है? रेदम से निकला है, ठीक है। रेटिमेसिटी का मतलब क्या है? योर रिलेशनशिप, कि आपके रिलेशनशिप विद योर इन्वायरमेंट कैसा है, सही है। आपके रिलेशनशिप विद योर पेशेंट कैसा है। रेदम से क्यों निकला है रेटिमेसिटी? आपने कभी हार्ट रेदम देखा है जी? ठीक है। अगर ये आर सेम होते हैं तो हम कहते हैं साइनस रिदम, ये होता है ना। अगर ये सेम नहीं है, ठीक है, ये आर और ये आर, तो हम इसको कहते हैं एरेथमिया, इस तरह कहते हैं ना। इसी तरह जो रोज मेरी है वो भी ये कहते हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप है ना विद योर एनवायरमेंट, विद योर कोलीग्स, विद योर फ्रेंड्स, वो एक रिदम में नहीं है, उसमें ऊंच नीच उतार चढ़ाव जरूर आते हैं। आपकी जो स्टैटिक है ना, हमने हेल्थ में भी कहा था ना कि दिस इज कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी तरह ये कह रही है कि मतलब कभी कभार जो है ना, ऐसा नहीं है कि अगर आप हमेशा सच बोलोगे तो सारी जिंदगी आप सच बोलोगे। कोई ऐसे मौके आ जाते हैं कि आपको झूठ बोलना पड़ता है, ठीक है, यू विल हैव टू टेल द लाई। ऐसा नहीं है कि आप एक खुली किताब हो, ठीक है, और सबको आपके बारे में सब कुछ मालूम है और आपकी जो भी है ना आप सबके साथ शेयर करते हो, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ऐसे हैं जो आपको छुपानी पड़ती है, ऐसा है या नहीं है ना? ठीक है, आप लोग तो सारी छुपा देते हो, मैं कह रहा हूं कुछ आपको छुपाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सारी जिंदगी किसी के साथ क्लोजनेस में रहें, कभी कभार आपने आपको अपने आप को सेपरेट भी करना है, ठीक है। तो मतलब कि जो आपके रिलेशनशिप है ना वो स्टैटिक नहीं है, सही है, चेंजेबल है, उसमें ऊंच नीच जरूर आएंगे। क्लियर या नहीं है? क्लियर? ठीक है। ये भी यही कह रहे कि दिस इज अ नेचुरल बैक एंड फोर्थ फ्लो इन ऑल योर रिलेशंस एंड योर लाइफ सिचुएशन। आपकी जो लाइफ सिचुएशन है, कभी अपने पीछे हटना होता है, कभी अपने आगे जाना होता है, कभी अपने क्लोज होना पड़ता है, कभी अपने आप को सेपरेट करना पड़ता है, कभी अपने किसी के साथ किसी चीज़ को शेयर करने पड़ते हैं, कभी छुपाने पड़ते हैं, तो मुख्तलिफ सिचुएशन होते हैं, ठीक है। तो इसकी भी कॉन्सेप्ट है, एक है, इसकी भी 3 सब कॉन्सेप्ट है। क्या है? 3 सब कॉन्सेप्ट है इसके। रेमेडिसिटी को आपको तो समझ में आ गई ना कि आपके रिलेशनशिप किस तरह है। 3 सब कॉन्सेप्ट में एक है रिवेलिंग और जी कंसेलिंग, कंसेलिंग नॉट काउंसलिंग।
सही है। रिवीलिंग का मतलब क्या है जी? रिवीलिंग एंड काउंसिलिंग। रिवीलिंग एंड काउंसिलिंग। रिवीलिंग का मतलब क्या है? जिस तरह आपने कहा, जाहिर करना, बता देना, शेयर करना किसी के साथ। और काउंसिलिंग का मतलब क्या है? हाइड रखना, छुपाना। सही है। तो मतलब, क्योंकि हम रेमेटिसिटी की बात कर रहे हैं कि रेमेटिसिटी क्या है, कि आपके रिलेशनशिप किस टाइप के हैं। अब मैं एक बात बता दूं, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स हैं या कोई भी इंडिविजुअल है और उसको कोई डिजीज हो जाए, क्या हो जाए? डिजीज हो जाए उसको, चलो हम सिंपल डिजीज की बात करें, डायबिटीज हो जाए उसको, तो वो अपने बीवी को बता सकता है कि मुझे डायबिटीज है। लेकिन क्या वो हर जगह पे बताएगा? क्लास में भी आएगा, यहाँ स्टेज पे खड़े होगी कि आपको पता है मुझे डायबिटीज है? ठीक है। अपने बॉस को बताएगा? क्योंकि वो कहेंगे कि ऐसा ना हो कि वो कहे कि ये तो फिट नहीं है, मुझे नौकरी से न निकाल ले। तो देख, एक जगह पे वो बता रहे हैं लेकिन दूसरी जगह पे वो छुपा रहे हैं। सही है। तो कुछ जगह पे ऐसी चीजें होती हैं ना जो आपने शेयर करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने बात करूं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं किसी के साथ शेयर कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन क्या वो सारी चीजें मैं हर किसी के साथ शेयर कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना। तो अब दो सिचुएशन है, एक जगह पे मैं शेयर करता हूं, रिवीलिंग, दूसरे जगह पे मैं हाइड रखता हूं, काउंसलिंग। क्लियर? कभी कभार जो पेशेंट के डायग्नोस है हम किसी के साथ शेयर करते हैं लेकिन हर किसी के साथ नहीं। अगर HIV के साथ कोई पेशेंट है तो हम शेयर कर सकते हैं विद सम लिमिटेशन, लेकिन ऐसा तो नहीं कि जो भी आएंगे और आप, हम करते हैं अक्सर दरवाजे पे जो है ना खड़े होते हैं, आपको पता है वो पेशेंट जो बेड नंबर 3 पे है HIV है। अभी एक पेशेंट आया हुआ था HCV के साथ, ठीक है। अब हम जब गए ना तो उससे ब्लीडिंग हो रही है, कोई हाथ नहीं लगा रहा ना। मैंने पूछा क्यों? मेरे ख्याल में वो मेंटली भी कुछ उसका होता है प्रॉब्लम। सब कह रहे हैं ना, कान में मुझे कह रहे हैं आपको पता है उसको HIV है। अब मैंने भी नहीं देखा, मैंने कहा वाकई उसको HIV हो गई। तो मैंने जो बाकी कुलीग्स हैं मैंने उससे कहा कि आप डबल ग्लव्स पहन लें और उसकी ड्रेसिंग कर लें, लेकिन एहतियात कर लें क्योंकि उसको HIV है, ठीक है। उसने बाकी स्टूडेंट्स को भी कहा उसको टच नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसको HIV है। अब हमने जो है ना बहुत केयरफुली हमने उसकी ड्रेसिंग सारी सब कुछ कर दी। एंड में उसके डॉक्यूमेंट्स देखे, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि उसको HIV है। अब जब हमने उससे पूछा ना आपको किसने कहा, उसने कहा पता नहीं, जो लेकर आया था वो कह रहा है कि उसको HIV है। और बेचारा इतना डिले हुआ था ना उसका केयर, और उसको HIV था ही नहीं, उसका HCV था। उसने HCV को HIV में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। खैर तो दोनों के लिए खैर लाजमी था, लेकिन मतलब ये है ना कि कहीं पे आपने छुपाना होता है, कहीं पे आपने बताना होता है। ये थ्योरी आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा फिट होते हैं। सही है। कोई एग्जांपल बता सकते हैं? जी, कोई बता सकते हैं? अच्छा, दूसरा क्या है? जिस तरह मैंने कहा ना कि कभी कभार आप घर में कोई चीजें बता सकते हैं लेकिन हर किसी के साथ तो आप शेयर नहीं कर सकते। सही है। दूसरा क्या है इसका सब कॉन्सेप्ट? एनएबलिंग जी, एंड लिमिटिंग। इसका क्या मतलब है? हाँ, एनएबलिंग एंड लिमिटिंग क्या मतलब है? हाँ, अगर आप में से कोई जो है वो डायबिटिक्स हो जाए, क्या हो जाए? डायबिटीज उसको हो जाए, तो क्या हो जाएगी उसके, हम डाइट की अगर बात करें तो लिमिटिंग में आ जाते हैं या नहीं आ जाते? आप शुगर काट सकते हैं? नहीं काट सकते ना। लेकिन कुछ न्यू चीजें भी आप करना सीख जाते हैं।
एनेबलिंग, आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, आप डाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, आप अपनी जो लाइफ स्टाइल है ना उसको चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज एनेबलिंग। तो कभी भी आप कोई चीज कर सकते हैं, कहीं पे आप किसी चीज को लिमिटेशन, मतलब कई बार आप कोई न्यू चीज स्टार्ट कर सकते हैं और कई बार हम पुरानी चीजों को लिमिट करते हैं, छोड़ देते हैं। जिस तरह मैंने डायबिटीज की आपको एग्जांपल दी कि उसमें आप यही करते हैं, ठीक है, क्लियर? क्या उनके डायग्नोज की वजह से आपकी जो डाइट है वो लिमिटेड हो गया, लेकिन इस डायबिटीज की वजह से आपने न्यूट्रिशन के बारे में सीखा, इस चीज में शुगर ज्यादा है उसको नहीं खाना है। अभी मैं आपसे पूछ लूं, क्या मुझे बता दे एप्पल में कितने शुगर हैं, आपको पता नहीं है, ठीक है, बनाना में कितना है आपको पता नहीं है, लेकिन आप डायबिटीज पेशेंट से पूछ लें, वो सारी चीजें आपको बता देंगे, ये चीज खाना है, ये चीज नहीं खाना है, इसमें इतनी शुगर है, इसमें इतनी शुगर है। क्यों? उसको किस चीज ने एनेबल बनाया है? उस डायग्नोज ने, डिजीज ने, ठीक है, लेकिन वो शुगर नहीं खा रहे, उसको किस चीज ने एलिमिनेट किया है? डायग्नोज ने। तो एक चीज आप में दोनों ही क्वालिटीज पैदा कर सकते हैं, आपको एनेबल भी कर सकते हैं और आपको लिमिट भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा ही है ना। थर्ड नंबर पे क्या है? थर्ड नंबर पे है कनेक्टिंग और सेपरेटिंग। क्या मतलब है इसका? हाँ, देख, कनेक्टिंग और सेपरेटिंग का मतलब ये है ना, क्योंकि हम रिलेशन रेमिटिसिटी की बात हो रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि आप एक इंडिविजुअल के साथ कनेक्ट हैं तो आप सारी उम्र कनेक्ट ही रहोगे, कभी कभार आपको सेपरेट होना पड़ता है। मैं इसके एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं अपनी मदर के साथ, क्योंकि उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी पड़ती है, ठीक है, उसको सुलाते हैं, उसको नहलाते हैं, सब कुछ करते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं वादा नहीं, उस टाइम में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से वो खुद भी खाना नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से वो किसी के घर आना जाना भी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है कि वो सारी रात जो है जागते रहेंगे क्योंकि उसके साथ कनेक्ट है। कभी कभार उससे सेपरेट भी होना पड़ता है, ठीक है, वो किसी और को दे देते हैं, अब उसको पकड़े, वो खुद काम करते हैं, दिस इज सेपरेशन, सही है। तो इसी तरह कभी कभार जिंदगी में आप किसी के साथ कनेक्ट होने पड़ते हैं और कभी आप सेपरेट होने पड़ते हैं। हमारे लोग जो है बाहर जाते हैं ना मजदूरी के लिए, तो वो सेपरेट होते हैं फ्रॉम द फैमिली मेंबर, हालांकि उसके साथ वो क्लोजली कनेक्ट भी होते हैं, सही है। इसका मतलब अगर हम हॉस्पिटल की साइड पे कर लें तो मतलब यह है कि कभी कभार आप पेशेंट के साथ क्लोज होना पड़ता है, मतलब इन द सेंस ऑफ द केयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर सेपरेशन भी होनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप कनेक्शन में आ जाइए पेशेंट के साथ, जब तक जिंदगी रहे ना आप ये ताल्लुक जो है नहीं टूटेगा, सही है। पता नहीं कितने लोगों के साथ फिर आप ताल्लुक बनाओगे ना, क्योंकि डेली बेस पे कितने पेशेंट आते हैं, तो आपने सेपरेट भी होना पड़ता है, सही है। तो मतलब जो रिलेशन है ना वो स्टैटिक नहीं है। आप लोगों की मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ में, कितने लोग आप लोगों की अभी तक हो चुके होंगे जो बहुत ज़्यादा क्लोज थे आप लोगों की, अभी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, सेपरेट है। कोई भी रीज़न हो सकते हैं, कोई भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन नर्स के लिए तो ये दोनों लाजमी है। आप पेशेंट के साथ कनेक्शन में भी आओगे और पेशेंट के साथ आप सेपरेशन में भी आओगे, ठीक है, दोनों में। और उस रॉजर और सबका यही कॉन्सेप्ट था, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप था उसमें भी यही कॉन्सेप्ट था ना, कि एंड जो स्टेज था वो क्या था? टर्मिनेशन था ना रिलेशनशिप। ऐसा तो नहीं था कि आप घर तक उसके साथ रिलेशन रखते थे, ऐसा तो नहीं था, सही। क्लियर? क्लियर या नहीं? 8 सेमेस्टर तक आप लोगों के साथ मेरा रिलेशनशिप है, 8 सेमेस्टर के बाद मैं ना आप लोगों को जानता हूँ ना मैं आप लोगों को पहचानता हूँ, सही है। यस, सही है। लास्ट वन क्या है? लास्ट थर्ड नंबर पे क्या था? ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस का मतलब क्या है? यू आर
पर्सनल ग्रोथ, योर पर्सनल ग्रोथ बिहाइंड द लिमिटेशन, बिहाइंड द लिमिटेशन। इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें भी 3 सब के सिस्टम के कैटेगरी है। सबसे पहले पावर, क्या है पावर, पावर का मतलब क्या है, देख लिमिटेशन मैंने कहा ना, योर पर्सनल ग्रोथ आर बिहाइंड द लिमिटेशन। मैं आपको बता देता हूं कि क्या मतलब है इस सेंटेंस का। सबसे पहली क्या है, पावर, पावरिंग। पावरिंग का मतलब क्या है, यस अब एनर्जी, वो एनर्जी जो आपको रिक्वायर होते हैं फॉर डूइंग समथिंग। बिहाइंड लिमिटेशन का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है और उसकी सर्जरी हो चुकी है, ठीक है, इसके बावजूद वो क्या करते हैं, वॉक करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, वॉक करते हैं। तो ये आप क्या करते हो, अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है उसको आप एनहांस कर रहे हो एक, बट बिहाइंड द लिमिटेशन। किस तरह, आलन की आप लिमिटेशन है उसमें कि उनके रिसेंटली आपकी सर्जरी हो चुकी है, आप किसी चीज़ को मतलब आप नहीं उठा सकते, हेवी काम आप नहीं कर सकते, हेवी एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते, लेकिन बावजूद इसके आप अपनी फिजिकल एनर्जी को यूज़ करके आप क्या करते हो, अपने ग्रोथ को एनहांस करते हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं पावरिंग। पावरिंग मीन्स नीड एनर्जी फॉर डूइंग समथिंग, आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। इसी तरह जो पेशेंट है आपके पास जो एडमिट होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी ग्रोथ के लिए कुछ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डाइट टाइम पे लेंगे, मेडिकेशन लेंगे, दिस इज ऑल इज कॉल्ड पावरिंग। सही है। इसको अगर आसान जुबान में समझा दी तो इस जो थर्ड प्रिंसिपल है, थीम्स है, इसका मतलब क्या है, या सेल्फ अवेयरनेस के बारे में था। देख इसका सिंपल ये है ना कि बावजूद इसके नो डाउट बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत लिमिटेशन है, लेकिन बावजूद इसके इन सारी चीज़ों के बावजूद आपने आगे बढ़ना है। आपने यस कम वट में यू विल हैव टू डू समथिंग, आपने यहाँ पे स्टेट नहीं होना है। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ। अगर कोई इंडिविजुअल है और इसकी कोई भी अगर खुदा ना हुआ कोई इंसिडेंट हो गया और उसकी इम्पुटेशन हो गया, फ्रॉम 1 लेग उसकी इम्पुटेशन हो गया, तो चैलेंजेस है ना। पहले उसके बिल्कुल फिजिकली फिट था, अभी फिजिकली फिट है नहीं है ना, लिमिटेशन आ गई ना, लेकिन बावजूद इस लिमिटेशन के आपने यहाँ पे स्टॉप नहीं होना है, आपने आगे बढ़ना है। आपकी जो ज़िंदगी है ना वो स्टिल कंटिन्यू है, वो ख़त्म नहीं हुई है। कितने लोग ऐसे, आपने क्या करना है, आपने किसी और सहारे के साथ आपने अपने आप को एडजस्ट करना है, वॉकर को यूज़ करके आपने जाना है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल अगर आप राइट हैंड हैं, खुदा ना खास्ता, और आपके राइट हैंड की वो हो गई है, इम्पुटेशन हो गई है, एंड दिस इज़ योर डोमिनेंट हैंड है आपकी, इससे आप खाना खाते हैं, इससे आप किसी के साथ मिलकर शेकिंग करते हैं, इससे आप राइटिंग करते हैं, इससे आप कुछ भी कोई भी काम है सारे मोस्टली हम इस हाथ से करते हैं, इस करते हैं ना। मैं डोमिनेंट के हाथ की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो लेफ्ट डोमिनेंट होते हैं, मैं राइट डोमिनेंट। आप अगर खुदा न खास्ता किसी के हाथ काट गए तो क्या उसकी ज़िंदगी ख़त्म? रोज़ मेरी कहते हैं कि नहीं, आपने इस चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ना है। बिहाइंड लिमिटेशन योर पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए। हालांकि लिमिटेशन है तो अब मुझे क्या करना है, इस हाथ को यूटिलाइज करना है, इस हाथ से मुझे सीखना है कि किस तरह आप खाना खाते हो, इस हाथ से मुझे लिखना सीखना है कि मैं इस हाथ से किस तरह लिखूंगा, ठीक है, इस हाथ से सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं मुझे परफॉर्म करने हैं। ऐसा नहीं है कि एक हाथ नहीं है और आप अपनी ज़िंदगी रोकवा दें, ठीक है। तो ये रोज़मेरी ये कहते हैं कि अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई भी ऐसी सिचुएशन हो तो बिहाइंड लिमिटेशन आपने आगे बढ़ना है, आपने ज़िंदगी नहीं रोकवाना है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई इसका कंसेप्ट। तो इसके लिए सबसे पहले आप किस चीज़ की ज़रूरत होगी, पावर की ज़रूरत होगी। पावर इन द सेंस ऑफ कि सबसे पहले मुझ में तो कर्ज हो, ठीक है, मोटिवेशन हो, मोटिवेशन एज अ पावर, मैं खुद मोटिवेटेड हूँ। क्या हुआ, कितने लोग हैं,
कि उसके दोनों हाथ नहीं है, मैं तो फिर भी उससे बेहतर हूं ना, एक हाथ तो है। सो दिस इज माई इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है। मैं अपने आप को किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं? जिसके दोनों हाथ नहीं है। मैं अपने आप को इसके साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूं जिसके दोनों हाथ है। यस, ठीक है। दैट्स वाई क्योंकि उसमें मोटिवेशन आ जाते हैं आप में। अगर आपकी एक हाथ है और एक नहीं है और आप देखते हो यार इसके दो हाथ हैं, आप डिस्करेज हो जाओगे। लेकिन अगर आप किसी और इंडिविजुअल को देखते हो जिसकी दोनों हाथ नहीं है, आप खुश हो जाओगे, मोटिवेट हो। खुश इन द सेंस ये नहीं कि आप उस पर खुश हो रहे हो, लेकिन आप शुक्र करोगे, चलो यार शुक्र है मेरे एक हाथ तो है, इसके दो हाथ नहीं है, वो क्या करेगा। आपको पता है जिसके दो हाथ नहीं होते वो हमसे भी ज्यादा चालाक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आगे मतलब ग्रोथ करते हैं ना। तो रोज मेरी का कंसेप्ट ये है। ठीक है। तो सबसे पहले अपनी क्या यूज करना है? पावर को यूज करना है। फिर क्या है? ओरिजिनेटिंग। ओरिजिनेटिंग का मतलब क्या है? जी, ओरिजिनेटिंग का मतलब ये है ना कि आपने कोई न्यू रास्ता अपने लिए ढूंढना है। सिंपल अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, अल्टरनेट अपने ढूंढने हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा ना, आपके राइट हैंड नहीं है तो आपने ओरिजिनेट करना है कोई न्यू टेक्निक को। क्या है? लेफ्ट हैंड को यूटिलाइज करना है। आपकी एक लेग नहीं है, अपने वॉकर को यूज करके उसकी हेल्प से आपने जाना है। ठीक है। तो दिस इज ओरिजिनेटिंग। मतलब आपने अपने लिए कोई न्यू रास्ते ढूंढने हैं। वो पुरानी जो रास्ते थे ना वो तो अब कट चुके हैं, आपने न्यू रास्ते से जाना है। वो न्यू रास्ते आप खुद अपने लिए ओरिजिनेट करोगे। क्योंकि रोजमेरी कहते हैं कि बावजूद चैलेंजेस आपने आगे बढ़ना है। सही है? क्लियर? बावजूद इसके कि आपके 2-3 पेपर फेल है, फिर भी आपने आगे जाना है। फिर बावजूद इसके कि आपके हर सेमेस्टर में 2-3 पेपर फेल है, फिर भी आपने आगे जाना है। ठीक है। कभी पीछे नहीं जाना है, देखना है। सही है। और लास्ट में क्या है? थर्ड वन, ट्रांसफॉर्मिंग। देख, अगर कोई चैलेंजेस आ गए ना आप में, तो सबसे पहले आपने अपने आप को मोटिवेट किया कि मुझे यहाँ पे रुकना नहीं, आगे जाना है। इसके लिए आपने अल्टरनेट देखी और उस अल्टरनेट को अपने आप को उस पर कन्वर्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया। ठीक है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे आप क्या कहते हो कि आप में वो पुराना वाला बंदा नहीं रहा, वो दो टांगे वाला या दो हाथ वाला बंदा नहीं हो। इसके बावजूद जो ओरिजिनेटेड है, जो अल्टरनेटिव है, उसको यूज करके आपने अपने उसके ऊपर एडजस्ट करना है। क्लियर या क्लियर नहीं है? इन सब में ये जो 3 मेन थीम्स हमने बता दी, इसमें नर्स का रोल क्या है? इज अ ट्रू प्रेजेंस। हर एक जगह पे आपने यहाँ पे अपने आप को ये एश्योर करवाना है कि आई एम हियर। आपने उसको मोटिवेट करना है पेशेंट को। क्या हुआ अगर आपकी एक टांग गई, एम्पुटेटेड पेशेंट है, उसके एम्पुटेशन हो चुके हैं, डायबिटिक फुट के साथ एक पेशेंट है, एडमिट है। वो बेचारा जैसे सर्जरी के बाद जब होश में आते वो देखते उसकी एक टांग नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। तो मतलब अब मैं ज़िंदगी किस तरह गुजारूंगा? मैं तो सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी क्या करता था, अब मेरी एक टांग नहीं है, मैं क्या करूंगा? सही है। आप नर्स उसको पावरिंग दे रही है, क्योंकि नर्स का काम क्या है? ट्रू प्रेजेंस। नर्स एनी टाइम मौजूद होगा उनके पास। सही है। नर्स उसके कह रही नहीं क्या हुआ अगर आपकी एक टांग नहीं है, आपकी अपनी ज़मीन है? हाँ है। वहाँ पे आप एक छोटा सा शॉप खोल लें, दुकान, उस पर चीज़ें रख दें, आप वहाँ पे बैठ जाए। आप क्या कहते हैं उसको? टेलर, जो कपड़े सीते हैं ना, टेलर। ठीक है, आप वो कर सकते हो। बहुत ऐसे काम है जो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो आप उसको मोटिवेट करें कि नहीं, आपकी जिंदगी यहाँ पे नहीं रोकी है, आप कर सकते हो, आप और भी आगे जा सकते हो। दूसरा क्या है? ओरिजिनेटिंग। आप उसको रास्ते बता दें। जिस तरह मैंने कहा कि आप शॉप में काम करें या कोई, ठीक है, घर, बहुत ऐसे लोग मैंने देखे जो घर में भी चीज़ों को बेचते हैं और काफ़ी
पैसे कमाते हैं, ठीक है, और फिर उस अपनी लाइफ को उस पर क्या करें, ट्रांसफर करें। तो नर्स का रोल है हमेशा एज अ प्रेजेंस हियर, सही है। तो ये सारी चीजें थी अबाउट द थ्योरिस्ट और अबाउट द थ्योरी। तो शॉर्टली हम समराइज करते हैं, बता देता हूं द ह्यूमन बीइंग। चलो पहले वो बता देते हैं। देख, उसके स्ट्रेंथ का अगर हम बात करें तो एक तो होलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि इंडिविजुअल को हम एज अ होल लेते हैं, ठीक है, तो होलिस्टिक अप्रोच है ये। दूसरा क्या है उसके एडवांटेज में, पेशेंट सेंटर है, और जी किस क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्या है, फोकस है, सही है, और सब्जेक्टिव है, क्या है, सब्जेक्टिव है। जनरलाइज कर सकते हैं आप, हर जगह पे जनरलाइजेबिलिटी है, हर जगह पे आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है, सबसे पहले ये है कि अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें फिजिकल एस्पेक्ट बिल्कुल मिस है, ठीक है, फिजिकल एस्पेक्ट इसमें क्या है, मिस है। कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और अब्स्ट्रैक्ट है, मीनिंग है और ये रेमिटेसिटी है और फिर इसके कंसीलिंग और रिवीलिंग और ये सारी चीज़ जितनी भी है वो सारी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, अब्स्ट्रैक्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्या है। अब मेरे पास पेशेंट एडमिट है और 10-15 पेशेंट है मेरे साथ और हर एक को जो है ना मैं ये श्योर करता हूँ कि आई एम प्रेजेंस हियर, अब जो भी करने हैं मैं एक एक को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, सही है। हर जगह पे आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट है जो डेली केयर के लिए आते हैं, क्या उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते ना। अनकॉन्शियस पेशेंट पे आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो लिमिटेशन में उसकी ये चीज़ें आ जाती है। इमरजेंसी सिचुएशन में नॉट गुड। अब पेशेंट है, उसके एक्सीडेंट हो चुके और आप उसे कह रहे हैं कि अच्छा कैसे फील कर रहे हो आप, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, ये जब ये गाड़ी जो है ना ये है तो इसमें ये इंसिडेंट ये सारी चीजें होती है, उसकी माँ मर चुकी है और आप कह रहे कोई बात नहीं, ये बस जब इंसान पैदा होता है ना वो पैदा होते हैं मरने के लिए, सही है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में नॉट गुड, तो ये लिमिटेशन है। इस थ्योरी की अगर हम बात करें शॉर्टली, 2-3 चीज़ों की इसके ऊपर फोकस है। द फर्स्ट वन ये है कि नर्स का जो रोल है इज नॉट अ फिक्सर, नर्स का रोल क्या है, एज अ गाइडनेस। दूसरा इसमें यह है कि ह्यूमन जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो केयर को रिसीव करेगा, बल्कि द ह्यूमन मस्ट बी द पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट करेगा केयर में, सही है। क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि मुझे डायबिटीज है और आप मुझे कहीं इंसुलिन लगा देंगे, मुझे टेबलेट दे देंगे, मैं खा लूँगा, नहीं, मुझे खुद कुछ करना है, मुझे खुद एक्सरसाइज करने हैं, बैलेंस डाइट लेने हैं। जब तक मैं खुद पार्टिसिपेट नहीं करूँगा मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। दिस इज मैन उसकी ये है। और फिर इसकी 3, अगर हम मॉडल की बात करें ह्यूमन बिकमिंग मॉडल के, तो उसकी 3 मेन थीम्स हैं। द फर्स्ट वन एज अ मीनिंग, द सेकंड वन एज अ रेटिमेसिटी, द थर्ड वन एज अ ट्रांसेंडेंस। मीनिंग का मतलब है योर पर्सनल स्टोरी या आपकी जो ह्यूमन डिग्निटी है। इसमें 3 चीज़ें आते हैं। द फर्स्ट वन इज इमेजिंग, कि आप किसी सिचुएशन को किस तरह रिसीव करते हो, किस तरह परसीव करते हो, अकॉर्डिंग योर परसेप्शन देन यू विल गिव वैल्यू। और थर्ड नंबर पे क्या है, लैंग्वेजेस, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू कैन यू एक्ट, योर एक्शन इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। आप अगर किसी इंसान को वैल्यू देते हैं तो आप उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे, अगर आप किसी इंसान को वैल्यू नहीं देते तो आप उसको इग्नोर करोगे, रिस्पेक्ट नहीं दोगे। इसी तरह अगर रिटिमेसिटी की हम बात करें तो रिटिमेसिटी का मतलब है कि योर रिलेशनशिप, क्या आपके रिलेशनशिप किस तरह के हैं, ठीक है, रिवीलिंग वाला है या काउंसलिंग वाला है। और रिवीलिंग का मतलब ये है कुछ लोग इतने क्लोज होते हैं जिसके साथ आप किसी चीज़ को शेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों से छुपाना होता है। वो कहते हैं ना कि देता खबर कवल जुमात पर ऐलान कवली, तो उससे फिर लोग क्या करते हैं, छुपाते हैं। इसके अलावा क्या है, रिवीलिंग और कंसीलिंग की बात क्या है, एनेबलिंग और लिमिटिंग।
कुछ चीज आप लिमिटेड करते हो और कुछ चीजों की वजह से आप कुछ न्यू चीजें सीखते हो। और कनेक्टिंग एंड सेपरेटिंग, ठीक है, पेशेंट के साथ वो लोग कहते हैं ना एक्सपीरियंस के थ्रू सीखना, दिस इज इनेबलिंग। लेकिन एक्सपीरियंस की वजह से कुछ चीजें जो है ना, लोग कहते हैं ना यार नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं कभी किसी को कोई भी बात नहीं बताऊंगा। आपने किसी को कोई बात बता दी और वो डायरेक्ट जाके उसको बता दी, ठीक है, आपने किसी को कोई बात बता दी और उसने जाकर किसी और को बता दी, तो फिर नेक्स्ट टाइम वो कहेंगे मैं कभी जिंदगी में किसी को कोई भी बात नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपने कहाँ से सीखा? एक्सपीरियंस से। आप नेक्स्ट टाइम क्या होगे? लिमिटेड होगे, लिमिटेशन आ जाएंगे। और कनेक्शन एंड सेपरेशन का मतलब क्या है कि पेशेंट आपके पास आ जाते हैं, आप उसके साथ क्लोजनेस में आ जाते हैं, आप उसके साथ कनेक्शन में आ जाते हैं, लेकिन एट द एंड यू विल हैव टू सेपरेट। एक कंसेप्ट ये है। दूसरा ये है कि ज़िंदगी जो है ना, ऐसा नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी अपनी माँ की गोद में गुजारें। जब तक कनेक्शन है उसके साथ, फिर बाकी ज़िंदगी आप अपने एक्टिविटीज़ में गुजारें, सही है। तो सारी ज़िंदगी अपनी माँ की गोद में नहीं गुजारना है, सही है, कुछ ज़िंदगी बाहर भी गुजारना है। तो ये क्या है? कनेक्टिंग एंड सेपरेटिंग। यू विल हैव टू कनेक्ट विद समवन एंड द सेम वे यू विल हैव टू सेपरेट, सही है। शादी के बाद माँ के साथ कनेक्ट होते हैं, शादी के बाद वाइफ के साथ कनेक्ट होते हैं, और बच्चों के साथ बाद बच्चों के साथ कनेक्ट होते हैं। तो ये कनेक्शन और सेपरेशन ऑलवेज होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बस एक जगह पे होते हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर पे क्या है? ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस का सिंपल मतलब ये है कि इन स्पाइट या डिस्पाइट ऑफ एनी टाइप ऑफ चैलेंजेस जिंदगी में है, लेकिन इस जिंदगी में जितने भी चैलेंजेस है ना, इसके बावजूद आपने आगे बढ़ना है। आपने देख कभी कभार हमें पीछे हटना पड़ता है, बट आपने हमेशा बिहाइंड योर लिमिटेशन जाना है। जो भी जिंदगी में मुश्किलात आते हैं उसको आपने फेस करके आगे जाना है, ठीक है। कोई भी जिंदगी में अगर कोई भी ऐसी इवेंट आ जाए तो इस इवेंट नो डाउट वो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ जो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर खुदा ना ख्वास्ता आप कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस में आप लॉस हो जाए तो फिर आप क्या करोगे? ठीक है, पैसे तो ख़त्म हो गए ना, आप मुश्किल से आप मतलब अपना गुजारा नहीं कर सकते, कर्जदार भी ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है, कि मुझे पैसे दे रहे, कोई कह रहे मुझे घर लिखवा दी, कोई कह रहे मुझे ज़मीन ही दे रहे, सब कुछ ख़त्म हो गए। बावजूद इसके आपने रोकना नहीं है, आपने अल्टरनेट तलाश करने हैं, आपने फ़ॉरेन जाना है, सऊदी अरब वगैरह कुछ और करना है, चोरी का नहीं, लीगल जो वे है, ठीक है, उस पर आपने आगे जाना है। क्लियर? एक जगह पे हालांकि मुश्किलात हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी ज़िंदगी गुजारने हैं, आगे जाना है। ये कितनी ज़बरदस्त बातें रोज़मेरी ने आपको बताई है, और ये हमारी ज़िंदगी में रोज़ होते हैं, ठीक है। खुदा न ख्वास्ता अगर कोई स्टूडेंट्स हैं और वो NP हो जाए और वो रोज़मेरी की जो ये ट्रांसेंडेंस है उसको याद है, तो कहेंगे कि रोज़मेरी ने ये बताया था कि बावजूद NP के आपने आगे बढ़ना है, आपने यहाँ पे छोड़ के वापस नहीं जाना है। क्लियर? खुदा न ख्वास्ता अगर हम में से किसी के ब्रेकअप हो जाए, बावजूद इसके कि दिस वेरी पेनफुल सिचुएशन, बट यू विल हैव टू गो फॉरवर्ड, सही है। तो मतलब ये है कि बावजूद सारी चैलेंजेस के, और इसकी 3 मेन वो है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पावर। आप में मोटिवेशन हो, आप में फिजिकल एनर्जी हो, आपके पास देख, अगर आप में पावर नहीं है ना, जिस तरह मैंने बिजनेस की बात की कि सारी चीज़ें अगर आप बिजनेस में अगर आपने नुकसान कर दिया और आप में इंटरनल मोटिवेशन नहीं है कि कोई बात नहीं मैं फिर भी कर सकता हूँ, आप कुछ भी नहीं कर सकते। सेकंड वन क्या है? ओरिजिनेटेड। आपने कुछ अल्टरनेट तलाश करने, आपने कुछ न्यू रास्ते ढूंढने हैं, क्योंकि वो पुराने रास्ते तो सारे बंद हो गए ना। आपने कुछ न्यू तलाश करने, कुछ न्यू विजन मिशन के साथ आपने आगे आना है, और एट द एंड अपने आप को उसके साथ एडजस्ट करना है। तो इट वाज ऑल अबाउट द रोज़मेरी, द human becoming theories. If you have any questions, you can ask me now. Have quick question? Okay, you can also ask in the comment section. I will try to give answer timely. Thank you so much for listening me and watching me.